अमर खलनायक, प्यार चुराकर ताकतवर बनो। हुआ युनफेंग और गु क्विंगशुंग के चले जाने के बाद गु यी थोड़ा गुस्से में लग रहा था। किन यी, तुमने सीनियर ब्रदर हुआ से इस तरह बात क्यों की? सीनियर ब्रदर हुआ नाखुश लग रहे हैं, गु यी ने चिंता से कहा। हालांकि गु यी एक लड़की है, लेकिन भविष्य में ऐसी मानसिकता रखना भी कुत्ते को चाटने जैसी मानसिकता साबित होगी। अगर आप नाखुश हैं, तो नाखुश मत रहिए। वैसे भी मैं नाखुश नहीं हूँ। किन यी को लगा कि उसे उसकी धारणा को सुधारना होगा और उसने कहा, छोटी बहन यी, गुरुजी की खातिर मुझे यह कहना ही होगा। भले ही हुआ युनफेंग मुझे मारना चाहे, मैं यही कहूंगा। गु यी हैरान थी और उसके मासूम से छोटे चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। मेरे पिता के लिए? मेरे पिता के लिए क्यों? किन यी, सोचो तो सही, गुरुजी ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने मेरे चरित्र और पृष्ठभूमि को तो पहचाना ही होगा। गुरुजी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब वे सवाल उठाने आए हैं। क्या यह गुरुजी के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मुझे निशाना बना रहे हैं, गुरुजी मुझ पर बहुत कृपा रखते हैं। मैं उन्हें गुरुजी के चेहरे पर थप्पड़ मारने कैसे दे सकता हूँ? सामान्य तौर पर कहें तो हुआ युनफेंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। हुआ युनफेंग को बस जलन हो रही थी, इसलिए उसने उसे निशाना बनाने का इरादा किया था। लेकिन किन यी ने इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और जानबूझकर गुरु की प्रतिष्ठा को इसमें घसीटा। उसके ऐसा कहने के बाद यह बात तर्कसंगत लगी। इस समय गु यी को कुछ एहसास हुआ। पता चला कि किन यी अपने पिता का दिल से बहुत सम्मान करता था। लेकिन सीनियर ब्रदर हुआ, उनका ऐसा इरादा नहीं होना चाहिए। उसने हुआ युनफेंग के लिए समझाया। किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसके दिल की बात नहीं जान सकते। कौन जाने, वैसे भी जब तक कोई मेरे सामने गुरु पर सवाल उठाएगा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पर उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। इस प्रकार की समस्या गहन जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। फिलहाल दोनों के बीच की दूरी को कम करना अत्यंत आवश्यक है। छोटी बहन यी, चलो तलवारबाजी का अभ्यास जारी रखें। तलवारबाजी का अभ्यास करो। गु यी को पहले बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन हुआ युनफेंग के हस्तक्षेप के बाद अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। हालांकि वह सोचती है कि किन यी के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीनियर ब्रदर हुआ इस समय नाखुश दिख रहे हैं। इसके अलावा सीनियर ब्रदर हुआ ने भी इसी तरह के शब्द कहे, जिसका मतलब यह था कि वह नहीं चाहते थे कि वह किन यी के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करे। अगर सीनियर ब्रदर हुआ को पता चल जाए कि मैं अभी भी किन यी के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा हूँ, तो वह निश्चित रूप से बहुत निराश होंगे, है ना? उसने मन ही मन ऐसा सोचा। आखिरकार वह इतने लंबे समय से चुपके से हुआ युनफेंग से प्यार करती थी और किन यी तो बस एक नया व्यक्ति था जो उसे एक दिन से भी कम समय से जानता था। उसके मन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण था। हालांकि ठीक उसी समय जब वह विनम्रतापूर्वक मना करने के लिए कोई बहाना ढूंढना चाहती थी, किन यी उसके पीछे से आया और पहल करते हुए उसकी कोमल कमर को गले लगा लिया। गु यी सहज रूप से मना करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल आनंद की वह विशेष अनुभूति फिर से जागृत हो गई। किन यी, मैं आराम करना चाहता हूँ। हालांकि उस सुख से उसे खुशी मिली, फिर भी उसने उस व्यक्ति के लिए त्याग करना चुना जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती थी। लेकिन किन यी अब उसे जाने कैसे दे सकता था? अगर उसने इस बार उसे जाने दिया तो अगली बार ऐसा मौका मिलना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने तुरंत गु यी को दूसरी चाल, मास्टर स्ट्रोक का अभ्यास करने के लिए ले लिया। उसने उसे चरण दर चरण सिखाया और लंबी तलवार 360 डिग्री घूम गई और तुरंत जमीन पर घूमती हुई तलवार की रोशनी के साथ तलवारों की एक श्रृंखला प्रकट हुई। यदि इस दौरान कोई शत्रु तलवार के घेरे के बाहरी हिस्से को छूता है, तो उसकी शारीरिक रक्षा के 100 अंक कम हो जाएंगे। आखिरकार यह खेल में एक चरित्र कौशल है। काल्पनिक दुनिया में परिवर्तित होने पर शारीरिक रक्षा में यह 100 अंकों की कमी प्रतिद्वंद्वी के कवच, कपड़ों और शरीर की सुरक्षा को भेदने में सक्षम मानी जाती है। जब तलवारों का घेरा आकार लेता हुआ दिखाई देता है, तो बीच में स्थित तलवार की रोशनी अस्थिर रूप से घूमने लगती है। गु यी भी अपनी पिछली परेशानियों को फिर से भूल गई और खुश हो गई। यह अद्भुत है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस तलवार सरणी की सीमा व्यापक नहीं है। तलवारों की विशाल श्रृंखला बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे रहती है। तलवारों की ऊर्जा के विस्फोट के बाद यह मूसलाधार बारिश की तरह होती है। और किन यी ने उसे जो तलवारबाजी का अभ्यास करना सिखाया था, वह केवल अपने आप पर केंद्रित है और उसका व्यास केवल 3 मीटर चौड़ा है। किन यी, इस चाल को प्रतिभा का चमत्कार क्यों कहा जाता है? किन यी ने सोचा, कौन जाने खेल योजनाकार क्या सोच रहा है। अगर वह इसे प्रतिभा का चमत्कार कहना चाहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? खैर, शायद यह तलवार की ऊर्जा को कलम की तरह इस्तेमाल करके तलवार की आकृति बनाने के बारे में है, और यह तलवार की आकृति पल भर में आकार ले लेती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रतिभा का चमत्कार हो। तो बात कुछ ऐसी है। तलवार के आकार की यह आकृति केवल 3 सेकंड के लिए मौजूद रहती है और 3 सेकंड के बाद गायब हो जाती है। पहले मूव की स्प्रिंट के विपरीत सिल्वर मून स्वॉर्ड लाइट बहुत स्पष्ट है और लोग इसकी मारक क्षमता को महसूस कर सकते हैं, जो अद्भुत है।
यह दूसरी चाल मात्र एक ही स्थान पर एक वृत्त है और यह बताना वास्तव में कठिन है कि इसमें कितनी घातक क्षमता है। इसलिए गुइयाई ने सवाल किया, यह चाल देखने में तो शानदार लगती है, लेकिन इसमें ज्यादा मारक क्षमता नहीं दिखती। क्या आप मजाक कर रहे हैं? कोई घातक प्रभाव नहीं। ली बाई की क्षमताओं में से केवल ये 2 क्षमताएं ही सार हैं। क्या वह पल भर में लोगों को मार सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तलवार के घेरे का बाहरी हिस्सा लोगों को खरोंच सकता है या नहीं। इसलिए यदि इन दोनों कौशलों का उपयोग बेतरतीब ढंग से किया जाए तो वे निश्चित रूप से बेकार होंगे, लेकिन यदि उनका उपयोग सटीक रूप से किया जाए तो वे जादुई कौशल साबित होंगे। किन यी ने उसे इसका प्रदर्शन करने की योजना बनाई और तुरंत एक बड़े पेड़ पर निशाना साधा और तलवार के घेरे के बाहरी किनारे से उस बड़े पेड़ को खरोचने की तैयारी करने लगा। उसकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए एक बार जब ये दोनों कौशल सक्रिय हो जाते हैं तो बाहरी घेरे में मौजूद तलवार की ऊर्जा सीधे विशाल वृक्ष को काटने में सक्षम होनी चाहिए। छोटी बहन यही, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी कि यह कदम मजबूत है या नहीं, मैं इसे सीधे आपको दिखाऊंगी और आप जान जाएंगी। ठीक है। गु यी की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसने उम्मीद भरी निगाहों से देखा। किन यी मुस्कुराई और अपने सामने खड़े विशाल वृक्ष के पास आई, एक गहरी सांस ली और अपनी लंबी तलवार को 360 डिग्री घुमाते हुए वार किया। एक असाधारण विचार तुरंत साकार हुआ और तलवार की ऊर्जा बीच में गूंज उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह बड़ा पेड़ नहीं गिरा था। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस दिव्य प्रहार का तलवार का घेरा अभी भी पेड़ से 2 उंगल दूर है। ओह, मुझसे चूक हो गई। इस दूसरे कौशल का उपयोग करना वास्तव में उतना आसान नहीं है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि पहले गेम खेलते समय टीम के साथी हमेशा कहते थे, ली बाई टीम के साथियों को धोखा देता है, एक गोला बनाता है और चला जाता है। उम्मीदों से भरी गु यी ने यह देखकर हंसते हुए कहा, किन यी, तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो? किन यी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और करीब जाकर दोबारा कोशिश करने ही वाला था, लेकिन गु यी ने कहा, यह शक्तिशाली है या नहीं, वास्तव में लोगों को इसे स्वयं आजमाकर ही पता चलना चाहिए। यह कहने के बाद उसने किन यी की सहमति का इंतजार नहीं किया और सीधे तलवारों के घेरे की ओर उड़ गई। किन यी ने यह देखा और तुरंत रुककर चिल्लाया, इधर मत आओ। उसे इस दैवीय प्रहार की घातकता का अंदाजा नहीं था। अगर परी को चोट पहुंचती तो यह पाप होता। हालांकि उनका रुकना बहुत देर से हुआ। गु यी ने तुरंत आगे बढ़ने पर जोर दिया और अंतरिक्ष से आई किसी परी की तरह सटीकता से तलवार के घेरे के बाहरी किनारे पर उतरी। उसी क्षण किन यी ने आकाश में अनगिनत रंग बिरंगे कपड़े उड़ते हुए देखे। गु यी इतनी डर गई कि वह जम सी गई। अगले ही पल उसने लाल चेहरे के साथ चीख मारी, आह! उस स्त्री के कोमल शरीर को देखकर किन यी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जो सफेद जेड की तरह सफेद, युवा और ऊर्जावान, पतला और आकर्षक था। क्या इस मास्टर स्ट्रोक का असर सचमुच कपड़ों को उड़ाने जैसा था? तो इस काल्पनिक दुनिया में इस कौशल का मूल कवच कम करने वाला प्रभाव कपड़ों को विस्फोटित करने में बदल गया। हालांकि कपड़ों के फटने से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह प्रभाव कवच को कमजोर करने से भी बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि चाहे पुरुष हो या महिला, एक बार जब इस मास्टर स्ट्रोक से सार्वजनिक रूप से कपड़े उतर जाते हैं और व्यक्ति नग्न हो जाता है, तो क्या कुछ ही मिनटों में वह सामाजिक रूप से मृत नहीं हो जाएगा? क्या आप अभी भी तलाश कर रहे हैं? गु यी ने अपने शरीर को ढक लिया और चीखने लगी, लेकिन उसके छोटे हाथ केवल सीमित क्षेत्र को ही ढक सकते थे। खड़े होना या बैठना असुविधाजनक था। जल्दबाजी में वह शिकायतों और उदासी से भरी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धिक्कार है किन यी पर, बदबूदार किन यी, तुम्हें देखने की इजाजत नहीं है। मैं नहीं देखूंगा, मैंने कुछ नहीं देखा। किन यी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर समझाया कि वास्तव में उसने वह सब कुछ देख लिया था जो उसे देखना चाहिए था और जो नहीं देखना चाहिए था। छोटी बच्ची का शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इस समय मार्शल आर्ट के क्षेत्र में कोई और नहीं है, इसलिए इसे असुरक्षित नहीं माना जाता है। उसने तुरंत अपना कोट उतारा, उसे शरीर पर फेंक दिया और फिर मुड़कर बोला, छोटी बहन यी, तुमने इसे पहले पहना था, मैंने सचमुच कुछ नहीं देखा। गु यी ने शर्माते हुए कपड़े उठाए, इस बात की परवाह किए बिना कि वे पुरुषों के कपड़े थे, और रोते हुए उन्हें पहन लिया। अत्यधिक घबराहट के कारण वह कपड़ों में उलझकर लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़ी। किन यी ने चिंता से उसकी ओर देखा और अनजाने में फिर से उसकी ओर देख लिया। अचानक ही उसकी नजर गु यी पर पड़ी। लड़की चिल्लाई और फिर से रोने लगी, तुम अब भी देख रहे हो? किन यी, चिंता मत करो, मैं अब और नहीं देखूंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अब और नहीं देखूंगा। कुछ देर बाद गु यी ने अपने कपड़े पहन लिए। पुरुषों के कपड़े उसके लिए थोड़े बड़े हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे बाद की पीढ़ियों की कोई महिला किसी पुरुष की टी शर्ट या शर्ट पहनती है, जिसमें यूनिफॉर्म का आकर्षण सा होता है। ढीले ढाले कपड़ों ने उसके सुडौल शरीर को ढका नहीं, बल्कि उसके कुछ उभारों को और भी अस्पष्ट, रहस्यमय और आकर्षक ढंग से उजागर किया। लेकिन उसने केवल कपड़े ही पहन रखे थे, हालांकि उन्हें आधी स्कर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था।
लेकिन फिर भी चलने में असुविधा हो रही थी। मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? वह अभी भी रो रही थी। जब तक आसपास कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। किन यी ने तुरंत फैसला लिया और अचानक उसके पास आकर उसे राजकुमारी की तरह गले लगा लिया। उनकी सावधानी पूर्वक देखरेख में गु यी की स्कर्ट उनके हाथ में कसकर बंधी हुई थी, ताकि लड़की की जांघें दिखाई न दे। साथ ही जब वह उसे पहाड़ से नीचे ले जा रहा था, तब भी उसने ग्रीन लोड स्वॉर्ड सॉन्ग की पहली चाल का इस्तेमाल किया, पीना। गु यी शुरू में काफी नाराज थी, लेकिन किसी कारणवश किन यी द्वारा ग्रीन लोड स्वॉर्ड सॉन्ग का उपयोग करने के बाद उसकी खुशी की भावना फिर से लौट आई। इससे उसकी नाराजगी भी कम हो गई, लेकिन उसमें अभी भी कुछ बचकानापन बाकी था। उस समय दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और लड़की लड़के की छाती पर लेटी हुई थी। पहली बार लड़की ने इतनी नजदीक से लड़के की सांसों को महसूस किया। कुछ पल के लिए शर्मिंदगी के साथ साथ उसे अचानक दिल की धड़कन तेज होने का एहसास भी हुआ। उसने लड़के की शक्ल सूरत देखी और खुद को रोक नहीं पाई और अपनी छोटी सी मुट्ठी उठाकर उसकी छाती पर एक घूंसा मार दिया। हल्का सा घूंसा लगने से बेशक कोई चोट नहीं लगी, लेकिन किन यी ने फिर भी उसका साथ दिया और चिल्लाई, धिक्कार है किन यी पर, बदबूदार किन यी पर, ये किस तरह की घटिया तलवारबाजी है, ये लोगों के कपड़े कैसे फाड़ सकती है। किन यी ने कहा कि उसे अन्याय महसूस हुआ, उसे पता ही नहीं था। छोटी बहन यी, मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। तलवारबाजी का यह विचार अचानक मेरे मन में आया। मैंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मुझे इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी फोन किया था, आपको आने से मना किया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। यह सुनकर गु यी के गाल गर्म हो गए। किन यी ने पहले भी उसे फोन किया था और उससे कहा था कि वह न आए, लेकिन उसने सोचा उसकी साधना का स्तर किन यी से कहीं अधिक था, और यह चाल तो अभी अभी किन यी ने अभ्यास की थी, तो यह कितनी शक्तिशाली हो सकती है। इसलिए उसने स्वयं इस कानून का परीक्षण करने और इस प्रतिभाशाली विचार की शक्ति का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करने का निर्णय लिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही उसने प्रतिभाशाली प्रहार की तलवार ऊर्जा को छुआ, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसकी कमरबंद भी फट गई। वह नग्न थी और उसने उस आदमी को सब कुछ देखने दिया। बात करना बंद करें। उस नन्हे से कोमल हाथ ने अचानक उठकर किन यी के मुंह को ढक लिया। क्या आपने सचमुच कुछ नहीं देखा? गु यी की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन इस बार उसने उससे बहुत गंभीरता से पूछा। किन यी ने सोचा, अगर उसने कहा कि उसने सब कुछ देखा है, तो वह शायद बहुत देर तक रोएगी, है ना? लेकिन अगर उसने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा, तो यह करीब आने का एक त्वरित अवसर बर्बाद हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि स्वॉर्ड्समैन में लिन पिंगजी ने पीछे से आकर लिंगू चोंग से उसकी छोटी बहन को क्यों छीन लिया था? ऐसा इसलिए है क्योंकि लिन पिंगजी फ्लर्ट करने में माहिर और साहसी है। इसके अलावा महिलाएं उन आकर्षक पुरुषों के प्रति बहुत ग्रहणशील होती है जो अचानक उनके जीवन में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पुरुष छात्र किसी कक्षा में स्थानांतरित होता है, तो यदि वह आकर्षक है, तो निश्चित रूप से जल्द ही महिला सहपाठियों के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगेगी, क्योंकि यही तो ताजगी है। इसलिए किन यी अब यह नहीं कह सकता कि उसने कुछ नहीं देखा। अगर उसने कहा कि उसे कुछ नहीं दिखा, तो यह अवसर को व्यर्थ में गंवाने के बराबर होगा। मैंने आधा ही देखा, उसने इस बारे में सोचा और फिर यह कहा। गु यी ने अपनी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें खोली और धुंध छाई हुई थी। आधा? कौन सा आधा? क्या यह ऊपरी भाग है या निचला भाग? किन यी ने इस बारे में सोचा और बोलने ही वाला था कि अचानक एक कोमल सफेद हाथ ने फिर से उसका मुंह ढक लिया। कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम्हें कुछ देखना ही नहीं चाहिए। उसने अपने आंसू पोंछे और गुस्से से चेतावनी दी। इस बार किन यी ने सिर हिलाया। खैर, जो शब्द कहे जा चुके हैं, उससे उसे पता चल गया है, इतना ही काफी है। ऐसी सीधी सादी लड़की के लिए, जब कोई लड़का पहली बार उसके शरीर को देखेगा, तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसे यह पहली बार हो रहा हो। इसलिए वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उसने कुछ नहीं देखा। इस तरह वह गु यी को बाहों में लेकर तेजी से कुइजू शिखर पर लौट आया। एक चीड़ के तालाब के पास से गुजरते समय उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई। वे दो पुरुष शिष्य थे। उन्होंने दूर से किन यी को देखा और पाया कि किन यी ने गु यी को अपनी बाहों में उठा रखा है। एक पुरुष शिष्य ने गला खोलकर चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? छोटी बहन यी को छोड़ दो। गु यी ने उसे चिल्लाते हुए सुना और तुरंत किन यी से आग्रह किया, जाओ जाओ, उसे देखने मत दो। गु यी की घबराहट देखकर वह बिना कहे भी अपनी गति बढ़ा देता। आखिर वह दूसरों को अपनी प्रेमिका को निहारने की इजाजत कैसे दे सकता था? तुरंत ही जियांग जिन जियू की पहली चाल फिर से इस्तेमाल की गई। उसने एक ही वार में 10 मीटर से अधिक की दूरी तय की और 2 वारों में दूर हट। पहाड़ पर चढ़ने के बाद किन यी लड़की के मार्गदर्शन में सबकी नजरों से बचते हुए अंततः भीतरी आंगन में पहुंच गया।
जब वे भीतरी आंगन में पहुंचे तो लड़की घबराहट में उसकी बाहों से कूद गई और नंगे पैरों से खरगोश की तरह भाग गई। जब वह जाने लगी तो उसने किन यी को याद दिलाना नहीं भूला, किन यी, तुम्हें बकवास करने की अनुमति नहीं है और तुम्हें इधर उधर देखने की भी अनुमति नहीं है। किन यी ने उसकी प्यारी सूरत देखी और हंसे बिना नहीं रह सकी। ठीक है। लड़की को गायब होते देखने के बाद वह उसी रास्ते से बाहर आ गया जिससे वह पहले निकला था। लेकिन जैसे ही वह कुइजू शिखर के मार्शल आर्ट मैदान में लौटा, उसकी मुलाकात उन 2 पुरुष शिष्यों से हुई जो उसका पीछा कर रहे थे। इन दोनों पुरुष शिष्यों के वस्त्र स्पष्ट रूप से अन्य शिष्यों के वस्त्रों से भिन्न थे। कुल मिलाकर कपड़े एक जैसे थे, लेकिन उनके कॉलर और कफ पर विशेष किनारे बने हुए थे। एक सोने की किनारी वाला था और दूसरा चांदी की किनारी वाला। सामान्य ज्ञान के अनुसार ये दोनों पुरुष शिष्य कुइजू शिखर पर सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े शिष्य हो सकते हैं। तुम कौन हो? कुइजू चोटी में घुसपैठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नेता लंबा और चौड़ा था, उसका चेहरा चौकोर था, वह एक बलवान व्यक्ति जैसा दिखता था, उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। उसके बगल में चांदी की आस्तीन वाला शिष्य थोड़ा शांत लग रहा था और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। उसने कुछ देर तक ध्यान से किन यी को देखा और ऐसा लगा जैसे वह उसे पहचान गया हो। उसने जल्दी से सुनहरे किनारों वाले शिष्य को खींचा और कुछ फुसफुसाते हुए कहा। यह सुनकर स्वर्णधारी शिष्य ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम वही हो जो आकाश से गिरे हो? किन यी आकाश से गिरकर गुइयाई को बचाने आया था और कुइजू चोटी पर रहने वाले अधिकांश लोग इसके बारे में जानते थे। स्वर्णधारी शिष्य आज संप्रदाय में नहीं था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना था। इसलिए यद्यपि वह किन यी को नहीं पहचानता था, उसने किन यी के बारे में सुना था। लेकिन अगर तुमने छोटी बहन यी को बचा भी लिया तो भी उसके साथ बदतमीजी मत करना। छोटी बहन यी, क्या वह ऐसी है जिसे तुम गले लगा सकते हो? स्वर्णधारी शिष्य ने क्रोधित होकर पूछा। अभी जब वह नीचे था तो उसे पूरा यकीन था कि वह गलत नहीं था। किन यी के हाथ में जो महिला थी वह निश्चित रूप से छोटी बहन यी ही थी, और छोटी बहन यी के पैर नंगे लग रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थिति निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। किन यी ने अपने सामने झगड़ा करने की फिराक में बैठे 2 लोगों को देखा और अचानक पाया कि उनके सिर पर ईर्ष्या का भाव साफ दिखाई दे रहा था। सोने की किनारी वाला शिष्य, ईर्ष्या के 90 अंक। चांदी की किनारी वाला शिष्य, ईर्ष्या के 70 अंक। आपको यह पता होना चाहिए कि हुआ युनफेंग में पहले केवल 30 अंकों की ईर्ष्या थी और इन दोनों शिष्यों में अत्यधिक ईर्ष्या थी। पता चला कि वे सभी छोटी बहन यी के चाहने वाले हैं। पूरी कहानी समझने के बाद किन यी को उन दोनों लोगों की उपद्रव करने की हरकतों से उतनी घृणा नहीं हुई। ईर्ष्या भी मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। माफ कीजिए, छोटी बहन यी ने पहल करके मुझे गले लगाने दिया। किन यी ने सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता का ऐलान किया। अगर वह गुइयाई को पाना चाहता है तो गुइयाई उसकी है और बाकी बिल्लियों और कुत्तों को दखल देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ बकवास करना बंद करो। छोटी बहन यी ऐसी विनती कैसे कर सकती है? जिनबियन के शिष्य को इस बात पर विश्वास नहीं था और वह दृढ़ता से इस बात पर विश्वास नहीं करता था। अगर आपको यकीन नहीं है तो बाद में उससे खुद पूछ लेना। किन यी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जिनबियन के शिष्य ने दांत पीसते हुए किन यी को घृणा भरी नजरों से देखा। इसी दौरान मार्शल आर्ट के क्षेत्र से एक शिष्य भी वहां आ गया। संभवतः उसके जिनबियन शिष्य के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने जिनबियन शिष्य को कुछ बातें बता दी। अर्थात जिनबियान के शिष्य के लौटने से पहले ही उनके गुरु ने किन यी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था। क्या गुरुजी, आपने सचमुच उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया? मार्शल आर्ट के क्षेत्र से आए शिष्य ने उसे एक आश्चर्यजनक खबर भी फुसफुसाई कि किन यी ने ज्ञान के पत्थर को छूते ही ताओ में प्रवेश कर लिया, एक ही सांस में 5 स्तरों को पार कर लिया और ची शोधन के 5वें स्तर तक पहुंच गया। यह सुनकर जिनबियन के शिष्य की आंखें चौड़ी हो गई और ऐसा लगा जैसे उसका दिल कई बार धड़क उठा हो। उन्होंने पहली बार ज्ञान के पत्थर को छुआ, सीधे ताओ में प्रवेश किया और एक ही सांस में 5 स्तरों को पार करते हुए ची शोधन के 5वें स्तर तक पहुंच गए। वह बस यह सवाल कर रहा था कि गुरु ने ऐसे व्यक्ति को शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार किया। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने छोटी बहन यी की जान बचाई थी? लेकिन किन यी द्वारा लोगों को बचाने का तरीका स्पष्ट रूप से महज एक संयोग था। ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ चांदी के सिक्के देना ही उसका कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए जो एक ही सांस में 5 स्तरों को पार कर ची शोधन के 5वें स्तर तक पहुंच सकता है, गुरु ने उसे स्वीकार कर लिया और इसका कारण स्पष्ट और स्वाभाविक है। ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को देखकर शायद ही कोई वरिष्ठ शिष्य आंखें मूंद लेता। ये शब्द सुनकर जिनबियन का शिष्य आश्चर्यचकित, क्रोधित, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण हो गया। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। अंततः वह किन यी से असंतुष्ट हो गया। ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य कुइजू शिखर में शामिल हुआ और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह भविष्य में निश्चित रूप से उसकी स्थिति के लिए खतरा बनेगा। खासकर यह सोचकर कि अभी अभी किन यी अपनी छोटी बहन यी को बाहों में लेकर पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रहा था।
यह लड़का अभी अभी आया था और उसने छोटी बहन यई को गोद में उठाकर भागने की हिम्मत की। अगर वह गुइजू चोटी पर थोड़ी देर और रुकता तो छोटी बहन यई का। वह ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया और अचानक अपना सिर हिलाकर किन ये पर चिल्लाया, तुमने दाव में प्रवेश करने के बाद चीशोधन के 5वें स्तर तक पहुंच गए हो। क्या तुम्हें इतना घमंड है? क्या तुम मुझे, अपने बड़े भाई को भी गंभीरता से नहीं लेते? बड़े भाई। ऐसा लगता है कि किन्ही का अनुमान सही था। सोने की किनारी वाला शिष्य वरिष्ठ भाई है और चांदी की किनारी वाला शिष्य द्वितीय वरिष्ठ भाई होना चाहिए। सामान्य संप्रदायों में वरिष्ठ भाई का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। जब गुरु उपस्थित नहीं होते तो वरिष्ठ भाई ही शिक्षण का दायित्व निभाते हैं। वे शिष्यों को मार्शल आर्ट का अभ्यास करना और विधि का ज्ञान देना सिखाते हैं। साथ ही युवा पीढ़ी में सबसे अधिक साधना क्षमता वाला भाई ही वरिष्ठ भाई होना चाहिए। सिस्टम, क्या मैं इस वरिष्ठ भाई की शारीरिक शक्ति की जानकारी देख सकता हूँ? किन ही ने अचानक अपने मन में पूछा। सिस्टम की सौम्य और राजसी बहन जैसी आवाज जल्द ही जवाब देने के लिए वापस आई और जवाब देने का तरीका यह था कि अनुमानित डेटा वरिष्ठ भाई के सिर के ऊपर दिखाई दिया। वरिष्ठ भाई हुआंग तियानरोंग, चीशोधन में 9वां स्तर, अग्नि दाव में निपुण, तियानजी तलवार तकनीक में विशेषज्ञता। महज एक पंक्ति में ही किन ही को इस वरिष्ठ भाई के बारे में सामान्य जानकारी मिल गई थी। फिर उसने दूसरे वरिष्ठ भाई की ओर देखा। दूसरे वरिष्ठ भाई नी जियान्युन, चीशोधन के 8वें स्तर के, जल में निपुण, जुवानजी तलवार तकनीक में विशेषज्ञता प्राप्त। मिंगजियान संप्रदाय अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध है और इसमें 5 प्रमुख तलवारबाजी शैलियां हैं जो 5 तत्वों से संबंधित हैं। ये स्वर्ण विशेषता वाली झान तियान तलवार तकनीक, लकड़ी विशेषता वाली चांगशेंग तलवार तकनीक, जल विशेषता वाली जुवानजी तलवार तकनीक, अग्नि विशेषता वाली तियानजी तलवार तकनीक और पृथ्वी विशेषता वाली वुलियांग तलवार तकनीक है। तलवारबाजी की ये 5 प्रमुख कलाएं मिंगजियान संप्रदाय की नींव हैं। उनकी जानकारी पढ़ने के बाद किन ही ने उनके प्रति काफी तिरस्कार का भाव दिखाया। ईर्ष्या करना ठीक है, एक पुरुष होने के नाते ईर्ष्या करना शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरों पर दबाव डालने के लिए बड़े भाई की पहचान का इस्तेमाल करते हैं तो यह कुछ हद तक अनैतिक है। हम दोनों की अभी अभी पहली मुलाकात हुई है और आपने कहा कि आप बड़े भाई को गंभीरता से नहीं लेते। दरअसल मैंने आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आपने इस मामले पर जवाबदेही भरे लहजे में सवाल उठाया जो एक तरह का उकसावा था। बड़े भाई, आपकी क्या सलाह है? किन ही ने कमजोरी नहीं दिखाई। चूंकि वह भविष्य में कुइजू शिखर पर ही रहना चाहता था, इसलिए वह बड़े भाई और दूसरे भाई से बच नहीं सकता था। चूंकि वह उनसे बच नहीं सकता था, इसलिए बेहतर यही था कि वह उनसे पहली बार मिलते समय अपने रिश्ते और स्थिति को स्पष्ट कर दे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें